अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी हॉरर स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉरर है, तो चलें शुरू करते हैं। ये कहानी हमें लाहौर से जाफ़र ने भेजी है। उनका कहना है कि 2011 की एक सर्दी भरी शाम उनकी ज़िंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक सफ़र बन गई। होटल के बाहर घनी धुंध, शाम के ठीक 6 बजे, और एक सफ़ेद गाड़ी जो अंधेरे को चीरकर उनके सामने आ रुकी। ड्राइवर का नाम अब्दुल हसन था, लेकिन उसकी घड़ी की सुइयां 6 बजे पर रुकी हुई थीं। सफ़र के दौरान ट्रंक से आती खरोचें, धुंध में साथ साथ चलती परछाइयाँ और एक ठंडी हथेली जो इंसान से ज़्यादा किसी और चीज़ का एहसास दिलाती थी। कहते हैं फार्म हाउस पहुंचने के बाद पता चला कि ड्राइवर तो 6:30 बजे एक्सीडेंट में मर चुका था। तो फिर सवाल ये है, जाफ़र को उस रात कौन छोड़कर गया था? एक वफादार ड्राइवर या मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाने वाली कोई रूह? कराची की गर्म हवाओं में पला बढ़ा मैं जाफ़र उस सर्दी की शाम को लाहौर की धुंध में खुद को अजनबी पा रहा था। साल 2011 था और मैं एक फार्म हाउस डिनर के लिए शेखुपुरा रोड पर जा रहा था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। होटल के लॉबी में खड़ा मेरी सांसें ठंडी हवा में धुआं बनकर उड़ रही थीं। घड़ी ने ठीक 6 बजाए थे जब एक सफ़ेद टोयोटा करोला मेरे सामने आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आ रही थीं, एक भूतिया चमक बिखेरते हुए। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग शख्स ने अंदर झांका। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, हर एक झुर्री एक कहानी कहती हुई। जाफ़र साहब, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्तों पर हवा चल रही हो। मैं सर हिलाता हूँ। अब्दुल हसन, उसने अपना परिचय दिया। उसकी आवाज़ धुंध में घुल गई। मैं पिछली सीट पर बैठ गया। दरवाज़ा बंद हुआ और एक भारी अजीब सी खामोशी गाड़ी में छा गई। अंदर एक पुरानी मिट्टी और कुछ अजीब सी मीठी गंध थी, जैसे पुरानी किताबें और मुरझाए हुए फूल एक साथ रखे हों। मैंने कार की सीट पर हाथ फेरा। उसका कपड़ा घिसा हुआ और ठंडा महसूस हुआ। बाहर धुंध ने दुनिया को एक नरम सफ़ेद कंबल से ढक दिया था। सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी और पेड़ सिर्फ धुंधले फैले हुए आकार थे। अब्दुल हसन ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ धीमी और थकी हुई थी, जैसे वो खुद भी थक चुका हो। हम धीरे धीरे होटल के पार्किंग से निकले और शेखपुरा रोड की तरफ बढ़ने लगे। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ हमारी गाड़ी की आवाज़ और धुंध में खोई हुई दूर की हॉर्न की आवाज़ें। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। धुंध इतनी घनी थी कि 10 फुट से आगे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ी के अंदर का तापमान बाहर से थोड़ा ही बेहतर था। मैंने अपनी जैकेट कस कर पकड़ ली। अचानक मुझे गाड़ी के ट्रंक से कुछ खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। एक हल्की बार बार आने वाली आवाज़, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अब्दुल हसन की तरफ देखा। उसकी आंखें सड़क पर जमी थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमी हुई थीं, जैसे वो उसे कसकर पकड़कर अपनी जान बचा रहा हो। क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ थोड़ी कांप गई। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ नहीं साहब, पुरानी गाड़ी है, आवाज़ें करती रहती है।
उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासीनता थी, जैसे वो इन आवाज़ों का आदी हो। मैंने फिर ट्रंक की तरफ सुना। आवाज़ें हल्की हो गईं, फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। शायद वाकई पुरानी गाड़ी होगी, मैंने खुद को समझाया। लेकिन एक अजीब बेचैनी मेरे दिल में घर कर चुकी थी। हम आगे बढ़ते रहे। धुंध और घनी होती जा रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी भी उसे पूरी तरह से भेद नहीं पा रही थी। तभी मैंने देखा, धुंध में हमारी गाड़ी के समानांतर कुछ काले फैले हुए आकार चल रहे थे। वे इंसान जैसे थे, लेकिन धुंध ने उन्हें इतना धुंधला कर दिया था कि मैं उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। वे हमारी गाड़ी की गति से ही आगे बढ़ रहे थे, कभी दिखते, कभी धुंध में गायब हो जाते। मेरी सांसें अटक गईं। मैं अपनी आंखों को मलता हूँ, सोचता हूँ शायद ये धुंध का धोखा है, लेकिन वे अभी भी वहाँ थे, एक अजीबो गरीब नृत्य करते हुए, जैसे हमें घेरे हुए हों। वो क्या है? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। अब्दुल हसन ने इस बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी नज़रें सड़क पर थीं। धुंध में चीज़ें ऐसी ही दिखती हैं साहब, कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं। उसकी आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी स्वीकृति, जैसे वो जानता हो कि ये क्या हैं और उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसकी घड़ी पर मेरी नज़र गई। उसकी कलाई पर एक पुरानी चमड़े की घड़ी थी, जिसकी सुइयां ठीक 6 बजे पर रुकी हुई थीं। आपकी घड़ी रुक गई है, मैंने कहा। उसने अपनी कलाई पर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, फिर बुझ गई। हाँ, उसने कहा, बहुत पहले रुक गई थी, अब आदत हो गई है। उसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द था, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। 6 बजे का समय मेरे दिमाग में अटक गया। ठीक उसी समय हम होटल से निकले थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? सफ़र लंबा होता गया। धुंध ने हमें पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था। बाहर की दुनिया से हमारा संपर्क टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम समय और स्थान से बाहर निकलकर किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ट्रंक से फिर हल्की खरोच की आवाज़ आई, इस बार थोड़ी तेज़। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ अब कांप रही थी। फार्म हाउस साहब, उसने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी। आपको वहीं जाना है। हाँ, लेकिन ये रास्ता सही है? यही रास्ता है, उसने कहा, बस थोड़ा और। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी अंतिम यात्रा का भाव था। मैंने फिर उन धुंधली आकृतियों को देखा। वे अभी भी हमारे साथ चल रही थीं, अब थोड़ी और करीब आ गई थीं। मैं उनकी आंखों को महसूस कर सकता था, हालांकि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। एक अजीब सी ठंडी हवा गाड़ी के अंदर महसूस हुई, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। लगभग 1 घंटे बाद अब्दुल हसन ने गाड़ी रोकी। धुंध में एक बड़ा पुराना गेट दिखाई दिया। उसके पीछे एक बड़ा सा फार्म हाउस था, जिसकी रोशनी धुंध में चमक रही थी। एक अकेला द्वीप। हम पहुंच गए साहब, उसने कहा। मैं गाड़ी से उतरा। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को थप्पड़ मारा। फार्म हाउस की रोशनी ने धुंध को थोड़ा सा चीर दिया था, लेकिन फिर भी सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। मैं अपनी जेब से पैसे निकालने लगा। कितना हुआ अब्दुल हसन साहब? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी, जो मुझे अंदर तक हिला गई। पैसे नहीं साहब, उसने कहा। ये मेरी आखिरी सवारी थी। मेरे हाथ जेब में ही रुक गए। उसकी बात का मतलब क्या था? उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गया हो। आखिरी सवारी, मैंने दोहराया। उसने सर हिलाया। हाँ साहब, अब मेरा काम पूरा हो गया। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसी अंतिम विदाई थी कि मैं उससे और सवाल नहीं पूछ सका। मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसका हाथ पकड़ने के लिए।
उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे उसने अभी अभी किसी ठंडे पानी में डुबोया हो। उसकी उंगलियां पतली और लंबी थीं और उसकी पकड़ कमज़ोर थी। शुक्रिया, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। खुदा हाफिज साहब। वो गाड़ी में वापस बैठ गया। मैंने देखा कि उसकी घड़ी अभी भी 6 बजे पर रुकी हुई थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी तब तक दिखती रही जब तक वो पूरी तरह से धुंध में घुल नहीं गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उस जगह को देखता रहा जहां वो गायब हुआ था। एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चारों तरफ घूम रही थी और मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं फार्म हाउस के अंदर चला गया। अंदर गर्म जोशी थी, रोशनी थी और लोगों की आवाज़ें थीं। मैंने अपने दोस्तों को देखा जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी देरी का कारण पूछा। मैंने उन्हें धुंध और रास्ते की मुश्किलों के बारे में बताया, लेकिन अब्दुल हसन और उसकी आखिरी सवारी का जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। रात का खाना हुआ, हंसी मजाक हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में अब्दुल हसन की ठंडी हथेली और उसकी घड़ी की सुइयां घूम रही थीं। मैं बेचैन था। एक अजीब सी खामोशी मेरे अंदर घर कर गई थी। रात करीब 10 बजे मैं अपने कमरे में था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। होटल से फ़ोन था। जफ़र साहब, एक महिला की आवाज़ थी, थोड़ी घबराई हुई। हाँ, मैंने कहा। जफ़र साहब, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब्दुल हसन साहब जो आपको लेने आने वाले थे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। क्या? हाँ सर, रवि ब्रिज के पास शाम 6:45 पर उनकी गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। शाम 6:45 बजे? मैं तो 6 बजे उसके साथ गाड़ी में बैठा था। आप क्या कह रही हैं? मेरी आवाज़ मुश्किल से निकली। मैं तो अभी अभी उनके साथ आया हूँ। उन्होंने मुझे फार्म हाउस पर छोड़ा है। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर महिला की आवाज़ आई, अब और भी घबराई हुई। सर, ये मुमकिन नहीं है। पुलिस ने उनकी बॉडी की पहचान कर ली है। एक्सीडेंट के वक्त उनकी घड़ी भी मिली है जो 6 बजे पर रुकी हुई थी। मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। 6 बजे पर रुकी हुई घड़ी, ठंडी हथेली, आखिरी सवारी, धुंध में चलती हुई परछाइयाँ, ट्रंक से आती खरोचें, सब कुछ एक पल में मेरे दिमाग में घूम गया। सर, आप ठीक हैं? महिला ने पूछा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में कोई यकीन नहीं था। मैंने फ़ोन रख दिया। मेरा कमरा घूम रहा था। मैं खिड़की के पास गया और धुंध में बाहर देखा। धुंध अभी भी घनी थी, सब कुछ अपने आगोश में लिए हुए। क्या मैंने एक भूत के साथ सफ़र किया था? क्या अब्दुल हसन अपनी मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी करने आया था? अगले कुछ दिन धुंधले रहे। मैं फार्म हाउस से वापस आया, लेकिन वो सफ़र कभी मेरे दिमाग से नहीं निकला। मैंने कोशिश की कि मैं इसे एक बुरा सपना मानूं, धुंध की वजह से हुआ एक भ्रम, लेकिन अब्दुल हसन की ठंडी हथेली की याद, उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक और उसकी घड़ी की सुइयां, ये सब मुझे बार बार वापस उसी रात में ले जाती थीं। रवि ब्रिज, जीवन और मृत्यु के बीच का पुल। अब्दुल हसन ने अपनी अंतिम यात्रा उस पुल पर शुरू की थी, लेकिन उसकी ड्यूटी उसे मेरे पास ले आई थी। एक अजीब सी जिम्मेदारी, मौत के बाद भी। क्या ये वफादारी थी या सिर्फ एक आत्मा का भटकना जो अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती थी? मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ। धुंधली सड़क, ठंडी हवा और एक बुजुर्ग ड्राइवर जिसकी आंखों में दुनिया भर की थकावट थी, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करने की एक अजीब सी लगन भी। क्या वो सिर्फ एक भ्रम था, मेरे दिमाग का एक खेल, या मैंने सचमुच एक ऐसी आत्मा के साथ सफ़र किया था जिसने मौत को भी अपनी जिम्मेदारी के आगे झुका दिया था? ये सवाल आज भी मुझे परेशान करता है और शायद हमेशा करता रहेगा।
धुंध में छिपे रहस्य कभी पूरी तरह से सामने नहीं आते। वे बस वहीं रहते हैं, हमारी कल्पनाओं को जगाते हुए, हमें ये सोचने पर मजबूर करते हुए कि क्या हम जो देखते हैं वही सच है या सच कुछ और है जो धुंध के पीछे छुपा हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी ऐसी ही हकीकी और खौफनाक वाक़यात सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आप जफ़ार की जगह होते तो उस रात क्या करते।